Okay, so ma'am, hospitality healthcare is hospitality is derived from the hospitals or hospitalis in Latin. Hospitality is generally what we prefer in hotels. Like we give preference to our guests, we comfort to our guests and take care of them. Similarly, we do the same thing in hospitals also in today's world, today's time. So we try to manage the patient as our guest and let them get the best care with quality of treatment and easy of things availability in the within the hospital premises. So this is what about hospitality is, and we And provide the earlier, same things like right? So Julie, yes ma'am. yes. Okay, so I'm adding to that what Anuradha said. So hospitals पहले क्या होता था कि एक नॉर्मली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन होते थे जहाँ पे लोगों को डायग्नोस मतलब पेशेंट्स को उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता था, उनको क्योर किया जाता था, या उनकी जो भी डिजीज या एलिमेंट्स हैं वो जो भी डॉक्टर्स हैं प्रैक्टिशनर्स हैं वो उनको उसको क्योर करते थे। लेकिन अब जो हॉस्पिटल की जो फॉर्मेशन है या हॉस्पिटल का concept है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक नए लेवल पे पहुंच गया है जहाँ पर कंफर्ट और केयर और बेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज, बेस्ट डायग्नोसिस, बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट क्योर, इन सारी चीजों की बात करते हैं। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और ये सब के अलावा हमें कंफर्ट और केयर भी देना है, विच इज नाउ वेरी वेल एडेड टू द नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो, है ना? ठीक है जूली? जूली क्लियर है ना आपको? यस और नो? ठीक है। तो अब इसमें एक आपका पेशेंट केयर सर्विस आ जाता है जहां पर पेशेंट्स की नीड्स को, पेशेंट्स के क्यों उसको हॉस्पिटलाइज किया गया वो सारी चीजें उसको बताई जाती हैं, उसको कंफर्ट क्रिएट किया जाता है। डाइटिशियन की क्या हुआ, आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है? माय नेटवर्क इज गुड। अनुराधा, कैन यू स्पीक? Yes ma'am, I can hear you. कैन हियर मी? एंड जूली? हाँ जी मैम, अभी आ रही है आवाज। अभी आ रही है ना? करें आगे, कर ले फटाफट से एक हाँ बार जी, रिव्यू। हाँ जी, हाँ जी, कर लो। ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि हम लोग ने पहले डाइट्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, है ना? अभी वो भी ऐड हो गया है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स हो गई, नॉर्मल डाइट, लिक्विड डाइट या सॉल्ट बेस्ड डाइट, लो सॉल्ट बेस्ड डाइट, जो भी है, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, दैट मींस योर पेशेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मैनेजमेंट कोशेंट भी ऐड हो गया है जिसमें वो हर चीज पे ध्यान दिया जा रहा है, इवन फूड एंड बेवरेज पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, किचन एक्सपर्टीज ऐड हो गया है, हाउस कीपिंग ऐड हो गई है, और और भी सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि अब एसेसरीज, नर्सिंग, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ना बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत बेसिक सा। जैसे कि काफी सारी एडिशनल फैसिलिटीज जैसे प्राइवेट रूम्स, फूड, एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा जा रहा है, वाईफाई दिया जाता है, ये सब चीजें ऐड हो गई हैं। नर्सिंग लोगों के, नर्सिंग में एटीट्यूड, अटेंटिवनेस, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है नाउ, ताकि अच्छे से पेशेंट को केयर मिल सके। मैनर्स, एटिकेट्स पे बात की जाती है। जो भी ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज हैं उसमें इस तरह पेन मैनेजमेंट थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपीज, इन सबको भी ऐड किया गया है। सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस ज्यादा बढ़ा दिया गया है, विच इज अगेन पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन हॉस्पिटल्स, कि किस तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं पेशेंट्स को, किस तरह का हमारा स्टाफ है, कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह की क्लैनलीनेस है, किस तरह के हाइजीन फैक्टर है, किस तरह का सैनिटेशन है, किस तरह के एडमिशन एंड डिस्चार्ज का आपका ऑप्शन है, मतलब डिस्चार्ज एंड जो आपका एडमिशन का प्रोसीजर है वो कितना इजी है आपके पेशेंट्स के लिए, और कितना कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज वहां पे ऐड ऑन की गई हैं जिसमें आपके गिफ्ट सेंटर्स, शॉपिंग सेंटर्स, किसी तरह की फूड चेन्स या म्यूजिक फैसिलिटीज या एटीएम फैसिलिटीज, ये सारी भी हमारी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ऐड हो गई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन सर्विसेज जो है, उसमें कौन कौन से
बेनिफिट्स आ जाते हैं। मतलब न्यूट्रिशन सर्विसेज हमें पता ही है, पर्सनल एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग जो हमें उसके यूनिक हेल्थ केयर नीड्स के ऊपर काम करती है, जिसमें आपके काफी सारे बेनिफिट्स आ जाएंगे। ऑब्वियसली हार्ट डिजीज कंट्रोल होगी, डायबिटीज नहीं होगा या कंट्रोल होगा। इस तरह की एड ऑन एक्टिविटीज का भी ध्यान किया जाता है, जैसे कैंसर है, गैस्ट्रोनॉलजी है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है। अभी फीमेल प्रेगनेंसी और इन सारे जो फीमेल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। आपका फूड पे ध्यान दिया जाता है, फूड एलर्जीज पे भी, किडनी और डिसऑर्डर्स पे भी। तो ये सारे ऑटोमेटिकली आपके ये सारी प्रॉब्लम्स भी अल्टीमेटली वर्कड आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो डायटिक्स पे आपका हम लोगों ने पढ़ लिया था ये भी कि जो भी न्यूट्रिशन साइंस है बेसिकली उसको समझना और लोगों को इन्फॉर्म करना, वही हमारा डायटिक्स है, ताकि लोग अपने फूड को और लाइफस्टाइल को बेटर बना सके और हेल्थ जो है उनकी वो मैनेज कर सके, ताकि कोई डिजीजेस ना हो उसके। ठीक है ना, ये आप आराम से पढ़ लेना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। एटिकेट्स एंड मैनर्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है नाउअडेज। हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रेन किया जाता है अपने पास पेशेंट्स को प्रॉपर्ली एज अ गेस्ट डील करने के लिए, है ना। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम किया जाता है कि भाई आपको यू हैव टू ऑलवेज स्माइल, यू हैव टू मेंटेन अ इंटरेस्ट एंड हेल्पफुल एक्सप्रेशन टू ऑल योर पेशेंट्स। पेशेंट्स शुड फील कंफर्टेबल व्हेन दे इंटरेक्ट विद यू। उसके बाद अगर कोई आप बात कर रहे हो तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कैसे स्पीच होनी चाहिए, आपके जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, है ना, ये सारा इसमें आ जाएगा। पोस्चर में कि आपको कैसे खड़ा होना है, आपका वेट बैलेंस कैसे रखना है अपना, आपको अपने हैंड्स कैसे रखने हैं व्हेन यू टॉक टू पीपल। उसके बाद आपके क्रॉस आर्म्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको मतलब बॉडी लैंग्वेज पे भी काम कराया कि जब खड़े रहेंगे तब कैसी होनी चाहिए, बात करते वक्त बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कर्टियस बिहेवियर होना चाहिए। कर्टियस बिहेवियर क्या बोलते हैं, जैसे कि आप जैसे बोलते हैं ना, डोर आप खोल देते हैं पहले से, अगर कोई फीमेल है, और अगर कोई ऐसी फीमेल है शी इज कैरिंग सम बैग व्हिच इज हेवी फॉर हर व्हाइल कमिंग टू हॉस्पिटल, तो प्रॉब्लम में हेल्प कर देना, है ना। ये सारे बेसिक्स होते हैं जो अब हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऐड कर दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट। ठीक है जूली, क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पेशेंट केयर जो है हम देते हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है हॉस्पिटल के लिए? ऑब्वियसली सबसे पहले पैसा कमाना, यानी कि प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, आपके जो कंप्लायंसेस हैं उनको पूरी तरह से मीट करना और उसको इम्प्रूव करना, पेशेंट्स को अच्छे से मतलब रिटेन करने का मतलब ये नहीं है उसकी बीमारी देर से ठीक करना। रिटेन करने का मतलब क्या है कि इसको जब मतलब कस्टमर का यानी कि पेशेंट का हॉस्पिटल में पूरी तरह से ट्रस्ट डेवलप करके रख देना, जिसमें उसे लगे कि whenever I have any problem I should reach out this hospital so that I can get the solution for my problem। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत पब्लिसिटी होती है। पेशेंट केयर, अगर आपके पेशेंट को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, नर्सिंग फैसिलिटी अच्छी मिलती है और बिहेवियर अच्छे रहते हैं, तो ऑब्वियसली दे से गुड अबाउट योर हॉस्पिटल आउटसाइड, और चार लोगों को और भी रेफर करके लाते हैं ना। अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, स्टाफ का मोरल अच्छा रहेगा। रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर का मतलब क्या है कि आपके यहाँ जो लोग हैं ना जो काम करते हैं वो जल्दी जल्दी छोड़ के नहीं जाएंगे ना। अगर पेशेंट केयर आपके यहाँ पे बहुत अच्छे से तरीके से है और पेशेंट्स और जो आपके स्टाफ है उन लोगों में एक बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छे टर्म्स रहते हैं, तो आपका स्टाफ भी बहुत अच्छे से काम करता है वहाँ पे, है ना। एंड दे लव टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एटिकेट्स और बिहेवियरल एस्पेक्ट ये सारी चीजें बहुत ध्यान से रखी जाती हैं। एक बार पढ़ लेना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सेम ही है, हम लोगों ने कर लिया है इसको, है ना। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, चेंजिंग माइंडसेट एंड चेंजिंग माइंडसेट्स ऑफ पेशेंट्स एंड देयर एक्सपेक्टेशन, कि भाई अब जो है पेशेंट्स का माइंडसेट जो है वो चेंज होता जा रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज होती जा रही है, उनको बेटर सर्विसेज डिमांड करते हैं। सोशल मीडिया आ गया है जिसकी वजह से बहुत जल्दी से रेपुटेशन पे बात आ सकती है। उसके बाद कह रहे हैं कि कंफर्ट और फैसिलिटीज भी अब जो है इसमें ऐड कर दी गई हैं। ऑक्सिलरी सर्विस, इसमें आपके एड ऑन सर्विसेज होते हैं कि जैसे आपको कैफेटेरिया अच्छा मिल गया या अच्छे फूड चेन्स वहां मिल गए या एडिशनल कोई शॉपिंग मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स साथ में मिल गया, तो वो एक ऑक्सिलरी सपोर्टिंग सर्विस एड ऑन सर्विसेज रहती हैं जो पेशेंट केयर में ऐड हो गई है। फूड सर्विस पे बहुत ज्यादा बातें होने लगी हैं, उस पर काम होने लगा है।
एनवायरमेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं पेशेंट्स को, तो वो भी अब हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर रह गया है अपने हॉस्पिटल को मेंटेन करने का, है ना। उसके बाद हाइजीन नॉर्म्स जो है, क्योंकि हमारे वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं हॉस्पिटल्स के। हॉस्पिटल के किचन्स को एक HACCP के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, विच इज हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये एक सर्टिफिकेशन है जो हर हॉस्पिटल को अटेन करना पड़ता है at the time of setup when they go for any food and beverage services, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए हॉस्पिटल में, ताकि वो बिल्कुल अच्छा फील करें। स्पेशल सर्विसेज, कई बार वीडियो गेम्स और टीवी और ये सब दिए जाते हैं। देन और क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई जो वेटिंग पीरियड है आपका OPD के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी तरह का कोई चेकअप्स वगैरह होने हैं या कोई आपका टेस्ट होना है, ब्लड टेस्ट वगैरह, तो ऑब्वियसली पेशेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बहुत देर तक लाइन में ना लगना पड़े या बहुत देर तक वेट ना करना पड़े। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन पेशेंट्स की आ गई है फ्रॉम हॉस्पिटल्स, ठीक है। ऑब्वियसली अच्छी केयर रहेगी तो एक गुड कम्युनिकेशन रहेगा पेशेंट्स के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, तो ये सारी चीजें रहने से भी अगेन हॉस्पिटैलिटी बेटर हो जाएगी। तो ये भी एक पेशेंट्स की अब एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ पेशेंट सैटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ये पता चलता है कि भाई आपका हॉस्पिटल कितना इम्पोर्टेंट, कितना अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस इसकी कितनी अच्छी है। और फीडबैक्स के बेसिस पे हम ये देख पाएंगे कि हमारा कितना अच्छा पार्टनरशिप रह रहा है अपने पेशेंट्स के साथ। मींस जो हॉस्पिटल है उसका एसोसिएशन अपने पेशेंट्स से कितना स्ट्रांग है, ठीक है। कौन कौन से एडिशनल सर्विसेज हॉस्पिटल्स में अब दी जाती हैं या दे सकते हैं? फोन कॉल हो गई, गेस्ट को एक वेलकमिंग या विजिटिंग आवर्स के लिए हमें ध्यान रखने के लिए सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। मील्स बेटर करते हैं, मेल, टेलीविजन, स्पेशल ओकेजन सर्विसेज, ये सारी ना एडिशनल सर्विसेज हैं जो अपार्ट फ्रॉम क्योरिंग अ पेशेंट हम लोग हॉस्पिटल्स में अब देते हैं, है ना। पहले नहीं होता था इतना, करेक्ट है ना जूली? हाँ जी मैम, ठीक है। अब एक टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये अनुराधा बताएगी, नहीं तो सो जाएगी। नहीं मैम, नहीं नहीं बताना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कल बताना है, बताना है। हाँ बताओ फिर फटाफट से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जहाँ ब्लड डोनेट किया जाता है, लाइक फ्रॉम अ डोनर, फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन। डोनर होता है जो एक हेल्दी पर्सन होता है, उससे ब्लड लिया जाता है एंड इट हैज टू बी ट्रांसफ्यूज टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक someone who have lost blood due to an injury या during surgery और certain medical condition में जिसको रिक्वायर्ड होता है उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है वो ब्लड। और एक ब्लड बैंक होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर होता है या बाहर होता है, बट वहाँ पे ये डोनेट किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है ब्लड को लेटर यूज के लिए। और 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है। रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज हो सकता है, प्लेटलेट हो सकता है, और प्रोसेस वही होता है, नीडल आईवी से लेके ट्रांसफर किया जाता है। और रबर डैम, एक रबर टू द पेशेंट से, तो इस तरह से ब्लड ट्रांसफर। ठीक है जूली, आ रहा है समझ? जूली ने तो किया होगा। जूली हाँ जी मैम, हाँ जी, आ रहा है। आपने तो करा होगा ये प्रोसेस हॉस्पिटल में। हाँ जी। गुड, ओके। और बताओ ये अनुराधा, ये ब्लड कंपोनेंट्स बताओ एक बार। अनुराधा, क्रायोप्रेसिपिटेट क्या करता है, प्लाज्मा क्या करता है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? अनुराधा, यू देयर? अनुराधा, अनुराधा, आर यू स्पीकिंग? मैम नहीं आ रही थी आवाज। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला बताओ, ब्लड कंपोनेंट्स। हाँ, ब्लड कंपोनेंट्स
4 तरह के हैं। रेड ब्लड्स होते हैं, प्लाज्मा, क्रायो प्रेसिपिटेट। क्रायो क्रायोप्रेसिपिटेट। के लिए जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं पूरे बॉडी में, और प्लेटलेट्स भी वही करते हैं ब्लड क्लॉट के लिए, और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी। आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड व्हिच आर देयर इन आवर बॉडी। तो बेसिकली 4 टाइप के हैं, जिसमें पहले में आपको ब्लड क्लॉट्स को हेल्प करने में मिलता है। सेकंड इज प्लाज्मा में, जिसमें आप न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं बॉडी नीड्स के लिए। फिर प्लेटलेट्स जो है आपको ब्लड क्लॉट्स में हेल्प करते हैं, और रेड ब्लड सेल जो है कैरी करते हैं ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है, कभी आ जाए एग्जाम में तो। नेक्स्ट, ये अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज समरी की बात करते हैं। बोल रहे कि जो आपका पेशेंट्स को डिस्चार्ज करना है हॉस्पिटल से, अब वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है, इसमें काफी चैलेंजेस भी होते हैं। और अभी जो है हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल्स में जल्दी जल्दी से दोबारा से रीएडमिशन ना हो, क्योंकि इससे आपकी जो क्वालिटी लाइफ है पेशेंट्स की वो हमें डिस्टर्ब होती है। तो लाइक हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छी क्वालिटी पेशेंट्स की रहे और उनको फाइनेंशियल वेलबींग भी मिलता रहे। ठीक है, डिस्चार्ज का एप्रोप्रिएटनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि वो कितना उसको प्रॉपर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है, उसके बाद उसकी कंडीशन कैसी है, कंडीशन ठीक होने पर हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे डिस्चार्ज में आजकल स्टडी होती है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि इन ऑर्डर फॉर द पेशेंट टू बी डीम्ड सेफ एंड रेडी फॉर डिस्चार्ज टू होम और नॉन एक्यूट एनवायरमेंट, a provider must take into following numbers of factors beyond the medical determinants। तो इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें देखेंगे कि अब हमें डिस्चार्ज करना है इसको। भाई एक तो पेशेंट का कॉग्निटिव स्टेटस, उसका माइंड स्टेटस कैसा है, वो कैसा फील कर रहा है, उसका फंक्शनल एक्टिविटी कैसा है ना, वो पेशेंट कैसे एक्टिविटी कैसे कर रहा है, नॉर्मल है नहीं है। फिर उसके बाद करंट होम कैसा है, जहां वो जाएगा वहां के कैसे कैसे उसको फैसिलिटीज मिलेंगी, कौन से कंपेनियन है उनके साथ में, और मेडिकेशंस उनको मिल पाए, मेडिसिन उनके लिए जो है वो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, सर्विसेज अवेलेबल है नहीं है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा, और सर्विसेज कैसी मिलेंगी उनको इन केस वो उनको अगर पेशेंट केयर की जरूरत पड़े। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं अब वो डिस्चार्ज में ध्यान दिए जाते हैं। ठीक है, जो पहले नहीं दिए जाते थे। उसके बाद थोड़ा सा मेडिकेयर बताया हुआ है, कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स, एग्जाम हॉस्पिटल्स, नर्सिंग फैसिलिटीज, पेशेंट्स के रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज, लॉन्ग टर्म एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स। तो ये एक बार इसको थोड़ा सा जस्ट नंबर्स की तरह पढ़ लेना कि भाई एक बार रीड मार लिया, पर इसको थॉरली लर्न करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जब अब डिस्चार्ज का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम लोग फिर डिस्चार्ज प्लानिंग करेंगे कि भाई किसी इंडिविजुअल को या किसी पेशेंट को कैसे डिस्चार्ज करना है, कब छोड़ना है उनको, और क्या टाइम रहेगा। उसके बाद पोस्ट डिस्चार्ज सर्विसेज क्या दी जाएंगी उस पर्टिकुलर पर्सन को इन दी हॉस्पिटल। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, मेडिकल रिकंसिलेशन करेंगे कि भाई जो भी मेडिसिन उसको ड्यूरिंग दी एडमिशन दी गई थी और जो मेडिकेशन अब फाइनली लास्ट में दी जा रही है, उसको एक बार रिकंसाइल करके चेक करके फिर आप पेशेंट को आगे बता देते हो, है ना। और उसके बाद उसको जाती है डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी में क्या होगा कि ये बताया जाएगा कि हॉस्पिटल केयर टीम ने उनको क्या क्या प्रोवाइड किया, कौन कौन सी उनकी प्रॉब्लम थी, और अब उसमें अब उनका स्टेटस क्या है। ठीक है, डिस्चार्ज समरी में आपके हॉस्पिटलाइजेशन का क्या आउटकम, और जो भी आपका हॉस्पिटल है, जो भी आपका पेशेंट है उसका अभी उसकी डिस्पोजिशन क्या है। तीसरा हम बात करते हैं कि अगर उसको दोबारा फॉलो अप करना पड़ा, अपॉइंटमेंट्स लेने पड़े, तो किस तरह से लेना होगा, उसके पास किस तरह की सर्विसेज उसके लिए अवेलेबल रहेगी।
ये हम पढ़ चुके हैं, पेशेंट इंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं, सारा बेसिक है ये। अच्छा, एक ना रीएडमिशन के ऊपर भी थोड़ा सा आपके जब नोट्स आते थे ना, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो उसमें आया हुआ है। तो रीएडमिशन अगर यही है, मतलब अगर हम, वैसे यूएस कल्चर में ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है, इंडिया में तो अभी ध्यान इतना नहीं है, लेकिन ऑल्दो आने वाले टाइम में आना चाहिए कि भाई कोशिश ये होती है कि रीएडमिशन कम से कम हो, ताकि एक तो फाइनेंशियल बर्डन भी ना आए, और दूसरा जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ केयर भी मेंटेन रहे। तो यानी कि इससे इसका मतलब ये है कि जो पहले ट्रीटमेंट मिला है और जो डिस्चार्ज किया गया है, उस टाइम तक पेशेंट को बहुत अच्छा और बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट अवेलेबल कराया गया है। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोबारा से एडमिट करने की जरूरत पड़ जाती है, क्यों, उसके रीजन क्या है? अगर अगर कोई प्री मेच्योर डिस्चार्ज कर दिया, पोस्ट डिस्चार्ज सपोर्ट नहीं मिल रहा, या कोई फॉलोअप नहीं किया पेशेंट ने ढंग से, कोई एरर्स हो गए, मैकेनिकल एरर्स, या कोई किसी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट हो गया, या किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो गए, है ना, इन्फेक्शंस हो गए, उसकी वजह से भी दोबारा से एडमिट करना पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है जूली? यस मैम। राधा? Yes, ma'am. And ये सब हमने इसकी जरूरत नहीं है, मैंने एक्चुअली पेपर देखा है तुम लोग का, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रही, नॉर्मल पेपर आएगा। ये पढ़ लेना एक बार, व्हाट इज रीएडमिशन रिडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, HRRP पढ़ लेना कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम है क्या। ये बेसिकली ना हॉस्पिटल में रीएडमिशन को कम कराने के ऊपर फोकस है, कि भाई दोबारा, मतलब हॉस्पिटल उसमें कोई ऐसे धांधलीबाजी ना करे जिसमें कि किसी तरह की केयर में कमी हो रही है, और जिस वजह से लोगों को दोबारा से एडमिट कराना पड़े। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब कह रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है शायद। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? प्रिपरेशन ऑफ एडमिटिंग पेशेंट, परफॉर्म एडमिशन प्रोसीजर, emergency admission, routine admission, transfer in and discharge. Nurses need to follow strict protocol regarding admission and discharge in the hospital. पहले क्या करेंगे? वही आपका एडमिट कार्ड प्रिपेयर किया, आपके एंट्रेंस ऑफ पेशेंट इनटू वार्ड और यूनिट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट, व्हिच इज कॉल्ड अगेन एडमिशन। परफॉर्म एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन के टाइम पर रजिस्टर्ड नर्स को अपनी पेशेंट्स को कंप्लीटली असेस करना पड़ता है, एंड देन एंटर पेशेंट नेम, डेट, उसकी कंप्लेंट्स, मेडिकल डायग्नोसिस, ये सब पेशेंट फाइल में आएगी। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट तैयार होगा, जिसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें उसकी फैमिली, पेशेंट, केयर गिवर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद चेक द डॉक्यूमेंट इफ पेशेंट हैज प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन एंड पास मेजर इलनेस, कोई पुराना कोई इलनेस तो नहीं रहा, वो भी चेक करेगी नर्स। उसके बाद इंडिकेट करेगी पेशेंट को इफ पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर इमरजेंसी रूम, होम क्लिनिक एंड कंप्लेंट बाय होम, तो ये भी बताएगी कि भाई आपके साथ कौन है और फिर कहाँ पे आप एडमिट हो रहे हो। उसके बाद वाइटल्स चेक करेंगे, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी, हाइट, वेट, ये सारा। फिर डॉक्यूमेंट करेंगे पेशेंट फैमिली हैज वैल्यूएबल्स ब्रॉट टू द हॉस्पिटल एंड इफ यस हैंड इट ओवर टू द रिलेटिव्स विद देयर सिग्नेचर्स। अगर कोई इंपॉर्टेंट गोल्ड वोल्ड भी निकलता है तो हम दे देते हैं ना, या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है तो वापस कर देते हैं। फिर at the time of arrival to the unit or ward, patient and family will be given orientation regarding the unit, visiting room, patient price and response। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और काफी इजी भी है कि प्रोसीजर क्या होगा आपका एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। डिस्चार्ज प्लानर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, because he is the person in the hospital who is responsible for making sure patients are released from the hospital to the proper environment that can be best care for the patients as they recuperate, है ना। डिस्चार्ज प्लानर बेसिकली वो ध्यान रखता है कि भाई आपका जो पेशेंट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जहाँ जा रहा है वो भी उसके लिए बेस्ट ऑफ द प्लेस रहे, ताकि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
अच्छा, एक बात है, हमारा ये स्टेप्स दिए हुए हैं हमारे पास डिस्चार्ज प्लानिंग के, जिसमें हमने लिखा है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो आ जाता है ये स्टार्ट प्लानिंग बिफोर ऑन और ऑन एडमिशन। जूली आप बताओगे ये वाला पॉइंट। कौन सा मैम? स्टार्ट प्लानिंग बिफोर ऑन एडमिशन। हेलो मैम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट प्लानिंग बिफोर ऑन और एडमिशन, ये कल हमने नहीं किया था अनुराधा। स्टेप्स पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। Yes, ma'am. हम्म। मैम टाइप्स ऑफ एडमिशंस वो भी आया हुआ है क्वेश्चन। इमरजेंसी और उस वाला हाँ, इलेक्टिव और इमरजेंसी। सिंपल है वो भी। नहीं, अभी करेंगे ना क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराऊंगी मैं, ठीक है। एक बार इस स्टेप्स वगैरह को खत्म कर लेते हैं, फिर अब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। वैसे काफी लंबा है वो क्वेश्चन पेपर, लंबा एज इन लाइक टॉपिक्स देखने में हो जाएंगे ना। चलो ये, हाँ, स्टार्ट प्लानिंग बिफोर और ऑन एडमिशन, क्या बोल रहे हैं फटाफट से बताओ जल्दी से। मैम आप बता दीजिए मैं ये बता थोड़ा दूंगा, सा। हाँ। ठीक है। सो इसमें इलेक्टिव केयर में क्या होता है कि पहले से हम लोग प्लान कर लेते हैं कि भाई क्या स्क्रीनिंग रहेगी या क्या रिस्क क्या है, और जो भी हमारा हॉस्पिटल में एडमिशन है, इलेक्टिव एडमिशन, तो उसमें क्या क्या उसके केयर रहेगी, क्या क्या उसको फैसिलिटीज मिलेगी। उसके बाद अगर कोई रैपिड डिस्चार्ज को करना पड़ा तो फिर क्या क्या सर्विसेज रहेंगी उस टाइम पर, ठीक है। इमरजेंसी एक जो रहता है वो उसमें आपकी एडवांस प्लानिंग नहीं हो पाती, तो ऑब्वियसली जो भी आपकी प्राइमरी केयर टीम है या आपके केयरर्स हैं वो उस पर ध्यान रखेंगे कि भाई आपको फटाफट से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द पेशेंट हैज सिंपल और द कॉम्प्लेक्स नीड्स। जब आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हॉस्पिटल में उनको कहाँ पर भेजना चाहिए, मतलब डू दे नीड एनी नॉर्मल नॉर्मल एडमिशंस। एक मिनट में क्या बोल गई, सॉरी। ओके, देखो, एक ये तो हमने इलेक्टिव और ये कर लिया, इलेक्टिव और इमरजेंसी वाला। भाई इलेक्टिव में अगर आया था तो उसके बाद उसको क्या क्या पाथ फॉलो करना है, किस तरह के डिस्चार्ज फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या क्या एक्यूट सर्विसेज रहेंगी आफ्टर दैट। एंड देन इमरजेंसी वाले में कि क्योंकि अनस्केड्यूल्ड केयर थी तो उसमें एडवांस प्लानिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए तो हमें और भी ज्यादा ध्यान से चेक करना है कि जितने भी सोर्सेस थे या जितने भी प्रॉब्लम्स थी जिसके लिए हमने अपने सोर्सेस को यूज किया, वो प्रॉपर हुई है नहीं, मतलब प्रॉपरली यूटिलाइज हुई है, और पेशेंट्स को अब प्रॉपरली सारी इंफॉर्मेशन है अपने प्रॉब्लम की और उसके सॉल्यूशन की और उसके डिस्चार्ज समरी की, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो जो भी हमारा पेशेंट जा रहा है वो उसकी कॉम्प्लेक्स नीड्स थी या सिंपल नीड्स थी। देन अकॉर्डिंगली हम सिंपल डिस्चार्ज होना चाहिए उसका, मतलब सिंपली नॉर्मल एक आया, या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो कि उस पर काम करेगी, जैसे कि फंडिंग इश्यूज हैं, पर ये यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं होता है इतना ज्यादा, ये बेसिकली आपको यूएस में मिलेगा। ये कि भाई जो डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट उसका आगे कुछ फंडिंग इश्यूज तो नहीं है या कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, वो सब इंडिया में नहीं देखते, अभी सब यूएस में ही देखते हैं। फिर डेवलप अ क्लिनिकल मैनेजमेंट प्लान विद इन 4 आवर्स ऑफ एडमिशन, कि भाई अगर 24 आवर्स के बाद जब हमने एडमिट सॉरी डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज करने के बाद 24 आवर्स तक उनको क्या क्या फैसिलिटीज या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, ताकि अगर कोई अचानक से कोई टेरिबल सिचुएशन आ गई तब क्या करेंगे, है ना। तो वो सारा उनको बुकलेट दिया जाता है। ये भी इंडिया में थोड़ा सा कम होता है, अच्छे हॉस्पिटल्स में फिर भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट द डिस्चार्ज और ट्रांसफर प्रोसेस, ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है कि क्या क्या प्रोसेस है। बिलिंग टीम से अपना बिलिंग क्लियर करोगे, और अगर फार्मास्यूटिकल से आपका मेडिसिन आना है तो फिर वो भी क्लियर करोगे। फिर सेट एन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्चार्ज विद इन 48 आवर्स।
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये भी देखते हैं कि भाई जब आप डिस्चार्ज प्लानिंग के टाइम पर कि जब आप एडमिट होते हो उसकी 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी हमें पहले से क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्लिनिकल मैनेजमेंट प्लान को बार बार रिव्यू करेंगे कि भाई क्या एडमिशन में मिली, क्या मेडिसिन थी, क्या ये साथ साथ हमने उसको रिव्यू करते हुए क्या एड ऑन दिया है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ये simple है। ये भी हमने लास्ट कल किया था। कल तो आप थे ना जूली? हाँ जी मैम, किया फिर तो। डायग्नोस्टिक सर्विसेज हमने हाँ कर जी। लिया, इम्पोर्टेंट भी है इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके। नर्सिंग केयर हम लोगों ने कल कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में से भी बनते हैं। ठीक है, ये भी हमने कर लिया, एकेडमिक मेडिकल सेंटर और ये सब कर लिया, कम्युनिटी मेडिकल सेंटर भी कल कर लिया था, मॉडल्स कर लिए थे, मैनेज कर ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिए थे। ठीक है, तो अब ना मोटा मोटा हम क्या करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाती हूँ और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ही बीच में अगर कोई टॉपिक्स अगर हम नोट करते हैं कि अगर वो हमारे इस नोट्स में नहीं है तो वो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगी, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, ओके अनुराधा, ओके जूली? ओके। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर। अब इसमें मुझे तुम लोग की भी हेल्प चाहिए होगी थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्लोज हो जाता है। चलो सबसे पहले कौन बताएगा फर्स्ट आंसर? अभी वसीम ने आना है, एक बार अनुराधा से पूछ लो एक बार, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मैम ज्वाइन हो गया वो ऑलरेडी। ओके ओके ओके, वसीम गुड इवनिंग, वेलकम। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. How are you, ma'am? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Yeah, I'm okay, ma'am. I'm sorry, I'm joining late today. I'm outside that time. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा, वैसे अब आप इम्पोर्टेंट टाइम पर आए हो कि अभी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी के अंदर अगर हमारे, Yes, ma'am. हाँ इसी के अंदर अगर हमारे कुछ डाउट्स निकलते हैं या कोई डिस्कशन पॉइंट निकलते हैं तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और आप लोग भी मेरी हेल्प करना बिकॉज आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो इस चीज को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी केयर इज दी वन care provided by hospital, first point of contact people seeking health care provided in acute setting और care provided by general physician। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? केयर प्रोवाइड बाय हॉस्पिटल। care provided by hospital, ओके। अनुराधा? मैम आई थिंक सी है। in acute setting, यस मैम। वसीम? Ma'am, primary care. तो primary care is provided by the hospital. I think A answer is इसका, मैम मेरे को लग रहा है A answer. आप लोगों को पर मुझे इसका लगता है बी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीपल सीकिंग हेल्थ केयर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीपल सीकिंग हेल्थ केयर। ए है केयर प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल, क्योर प्रोवाइडेड इन एक्यूट सेटिंग तो नहीं होगा, केयर प्रोवाइडेड बाय जनरल फिजिशियन भी नहीं होगा। वैसे अगर उससे देखें जनरल फिजिशियन आपको पहले ट्रीटमेंट चेकअप करता है, सो केयर आई थिंक मैम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में क्या डिफरेंस है? देखो वैसे अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी केयर इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ केयर जहां पर आपको बेसिक फर्स्ट एड या बेसिक इंफॉर्मेशन रह जाती है। ठीक है, सेकेंडरी में आपको कुछ हद तक बेसिक चेकअप्स आ जाते हैं और टर्शियरी में आपका कोर जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में जो बात हो रही है, जैसे अगर आपकी कोई डायग्नोस हो रहा है प्रॉपरली, सो दैट वुड बी अ टर्शियरी। मेडिकल फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो Yes, मैम इसका B आंसर भी हो सकता है आपसे, या मैम इसका B आंसर भी हो सकता है 100%. अच्छा, इस क्वेश्चन को पार्क करते हैं, ठीक है, मैं इस पे थोड़ा सा आज
रिव्यू करती हूँ एक बार और कहीं से, क्योंकि मुझे फर्स्ट लग रहा है, फर्स्ट से ए या बी में से है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। फर्स्ट क्वेश्चन को पास करते हैं, आप लोग भी थोड़ा इस पे चेक कर लेना, मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, ओके श्योर मैम। ओके। ओके मैम। सेकंड वाले की बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन सेज पेशेंट हैज राइट फॉर व्हाट? हेल्थ स्टेटस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? both मैम सी है। वसीम, सी है। मैम सी आंसर सी इसका। आंसर है इसका, हाँ करेक्ट। यस ठीक है, यस ठीक है। Okay, no malfeasance, no, how do you pronounce it? No malfeasance. non Mal maleficent, functioning होता है ना? non हाँ, maleficent, non malfeasance. हाँ non Correct, non correct. Non malfeasance, हाँ, नॉन malfeasance। हाँ non malfeasance. Actually malfunctioning से आया है ये word, है ना? Malfunctioning क्या होती है? yes मैम yes क्या होती है malfunctioning? मैम वो कोई भी प्रॉब्लम हो जाना बीच में। हाँ, मतलब कोई रॉन्ग फंक्शनिंग ना हो, रॉन्ग फंक्शनिंग को बोलते हैं माल फंक्शनिंग। तो यहाँ पे नॉन लगा दिया है, नॉन रॉन्ग फंक्शनिंग, है ना? तो क्या होगा इसका? मैम इसका आंसर ए, डूइंग नो इंटेंशनल, हाँ, मतलब इसमें ये देखा जाता है कि हम डॉक्टर्स इंटेंशनल हाँ कि हाँ, कि आपको कोई, आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप जो भी चेकअप कर रहे हो अपने पेशेंट्स का, या आप जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर रहे हो, उसमें आपकी इंटेंशन बहुत अटमोस्ट गुड फेथ वाली होनी चाहिए, और आप कोई भी इंटेंशनल हार्म ना पहुंचाने वाली आपकी इंटेंशन होनी चाहिए अपने काम को लेके। ठीक है, क्लियर है? ये भी ठीक हो गया फिर? ए इज करेक्ट, चलो गुड। Fourth, definition of admission. When clients walks into healthcare facility, an entry of a client into healthcare facility, when client receives healthcare, or when healthcare is performed on client. क्या होगा इसका ऑप्शन? ए आंसर मैम, इसका ए आंसर हो सकता है। ए आंसर ए। राधा, I'm confused confused between? Confused between? मैम चारों ही confused है। क्यों चारों क्यों? थर्ड और फोर्थ अगर हम देखते हैं, जैसे व्हेन हेल्थ केयर इज परफॉर्म्ड ऑन अ क्लाइंट, एडमिशन के बाद परफॉर्म होगा ना, तो एडमिशन में एडमिशन के टाइम पर कोई हेल्थ केयर एक्टिविटी थोड़ी ना परफॉर्म होती है, वो तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन, अपनी इंफॉर्मेशन डलवा रहा है, एडमिट हो रहा है। और व्हेन क्लाइंट रिसीव्स हेल्थ केयर जो है वो केयर की जहां तक बात करें तो वो एडमिशन प्रोसेस पूरा करने के बाद स्टार्ट होगा ना, क्योंकि admit हो yes गया। तो मैम ठीक ए है, एंड बी भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है। ए एंड बी थोड़े क्लोज हैं, लेकिन हम, मेरे को भी आंसर ए ही लगता है, क्योंकि लिखा है व्हेन क्लाइंट इनटू अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। जब भी कोई क्लाइंट, एडमिट का मतलब क्या है? वो हॉस्पिटल में आ रहा है, करेक्ट? मैम एडमिशन तो वो तो ओपीडी हो गया जो फर्स्ट वॉक करेगा। एडमिशन तो मैम सेकंड स्टेप ही है ना, डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद एडमिशन जो होती है। तो तब भी, लेकिन वॉक्स इनटू हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी कि हॉस्पिटल में अगर जब आ गया आपका क्लाइंट, तभी तो एडमिशन हो गया। एन एंट्री ऑफ अ क्लाइंट इनटू हेल्थ केयर फैसिलिटी, एंट्री ऑफ अ क्लाइंट इनटू, एंट्री होने का मतलब जरूरी नहीं है एडमिशन हो। एंट्री का मतलब है कि हो सकता है वो सिंपली ओपीडी के लिए जा रहा हो। When client walks into healthcare facility, मेरे को ए और बी में थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन है, लेकिन ए इज गिविंग अ बेटर व्यू ऑफ दिस आंसर। इसको भी एक बार पार्क करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को भी। ठीक है, आई एम पार्किंग 2 क्वेश्चन सो फार। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ वाला। MLC स्टैंड्स फॉर मेडिकल लीगल केस। मेडिकल लीगल केस, ये तो सबको आता है। लीगल केस में भी आंसर बी करेक्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ इनिशियल। ये तो मुझे जूली आंसर दे देगी। डी है। डी है मैम। डी है करेक्ट, है ना। वाइटल्स भी लेते हो पहले में, हाँ जी। हाइट वेट भी चेक करते हो, विजन भी देखते हो, चेक करते हो, और हियरिंग भी चेक करते हो, लेकिन आप कल्चर जो है वो बाद में टेस्ट होगा आपका, है ना। देते हैं करेक्ट, करेक्ट है। Yes, सिक्स का कौन सा हो गया फिर? डी। डी। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं सेवेंथ। सेवेंथ क्वेश्चन, who else have attended? Participants नहीं है ना। Okay, what does the discharge summary includes? Seventh question. Detailed आंसर note from social service or discharge planning, significance, finding during hospitalization, projected cost to continuity of care. What does the discharge summary includes? मैम ऑल ऑप्शंस है, बट समझ नहीं आ रहा कौन सा होगा। सबसे क्लोज, हाँ ऑप्शन सारे समरी लगेंगे, में तो मैम सब कुछ ही रहता है। पर ये जो यहाँ दिया हुआ है ना, नोट फ्रॉम सोशल सर्विस और डिस्चार्ज प्लानिंग, ये तो हट सकता है ना, प्लानिंग मैम, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ प्लानिंग आपकी टीम ने करा है, तो वो प्लानिंग में क्या किया वो पेशेंट को थोड़ी ना बताएंगे पहले। हाँ हाँ ये तो सही है। ठीक है, मैम इसका मैम ये आंसर हिस्ट्री होती है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती है, कॉस्ट भी होती है उसमें। नहीं, प्रोजेक्टेड कॉस्ट टू कंटिन्यूटी ऑफ केयर, वो कैसे हो जाएगा भाई? आप अपनी केयर को कंटिन्यू करते हो आगे तो जाएगा, वो हम डिस्चार्ज समरी में थोड़ी ना डालते हैं। मैम इसके अंदर मैम पे ए है आंसर है, इसका। सेवन का ए आंसर है, क्योंकि इसमें हमारे पास पूरी हिस्ट्री होती है पेशेंट की हाँ। जब डिस्चार्ज हम करते हैं, तो ए आंसर ये है। ये अनुराधा के बहुत, अनुराधा का क्लोज जो कंफ्यूजन क्लोज ऑप्शंस को लेके हम वो क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि देखो डी ऑप्शन में हम लोग प्रोजेक्टेड की बात करें, प्रोजेक्टेड कॉस्ट मतलब फ्यूचर कॉस्ट ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंटिन्यू ऑफ केयर, कंटिन्यूटी ऑफ केयर मीन्स अगर अपनी कंटिन्यूएशन करते हो अपनी केयर को तो आपके कितना खर्चा होगा आगे, वो थोड़ी ना बताते हो आप डिस्चार्ज समरी में, है ना। और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, वैसे तो फाइंडिंग्स क्या रही हॉस्पिटलाइजेशन पे वो हम रखते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट की बात करो तो वो ए और सी में से कौन सा और ज्यादा क्लोज लग रहा है आपको? वसीम, ए लग रहा है? यस मैम, ए यही होगा मैम फिर तो। क्योंकि मैम वी हैव ऑलरेडी पेशेंट मैम हिस्ट्री, फाइंडिंग्स वगैरह आई सो थिंक फाइल में होता है, वो उसमें मेंटेन किया जाता है। समरी जो दी जाती है उसमें तो शायद फाइंडिंग्स वगैरह नहीं होती है। डिटेल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट, हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट या फाइंडिंग्स इन हॉस्पिटलाइजेशन? आई थिंक फाइंडिंग्स होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। मैम एक बार ये आप कंफर्म कर देना। हाँ, मैं ये वाला 7 वाला पार कर देता हूँ आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 2-3 है, मेरे को इसको बैठ के ना एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा 8 क्वेश्चन, ये तो सब लोग बता देंगे, बहुत इजी है। फॉर हाउ लॉन्ग एन अनक्लेम्ड डेड बॉडी कैन बी केप्ट इन मॉर्चरी ऑफ हॉस्पिटल? मैम 72 आवर्स। 72 आवर्स, ये सबको पता है ना जूली? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट 9th वाला, ये भी सबको पता होगा। EMR इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड्स मेडिकल फॉर रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। यस। बनेगा फिर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ए ठीक है, फर्स्ट वाला है ना। उसके बाद 10th, विच आर 2 टाइप्स ऑफ चैम्बर्स इन मॉर्चरी? कौन कौन से होते हैं? ए मैम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, और नन ऑफ दीज, तो ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ MLC? 11th, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट। हाँ, क्या होता है वैसे MLC? बी आंसर,
मेडिको मेडिकल लीगल लीगल केसेस लीगल केस जो मैम, कोई हाँ भी जो क्राइम से रिलेटेड नहीं हो, इंटेंशनली करते हैं इंटेंशनली हाँ है आपको। ना, हाँ तो इसमें वो कह रहे हैं कि कौन सा नहीं आएगा, तो कार्डियक नॉट। अरेस्ट इज नॉर्मल वन, सो है ना, दैट विल नॉट कम अंडर एमएलसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन 12th, मोग इज अनदर नेम फॉर मॉर्चरी। मॉर्चुरी। करेक्ट, तो इसका ऑप्शन क्या है? बी। इसका बी। बी आंसर। ठीक है, तुम लोग तो बहुत अच्छे से पेपर निकाल लोगे, तुमको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है वैसे। मैम ये लास्ट ईयर का है, इस बार तो कुछ और आएगा। बट लेवल ऑफ पेपर तो बहुत हाई नहीं है ना। यस मैम, बट पैनिक हो रहे हैं ना सब लोग कि कैसा क्वेश्चन आएगा, वी डोंट नो ना हाँ, उसका। देखो एग्जाम खुद में ही एक पैनिक क्रिएट करता है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को ना। ठीक है, बाकी नोट्स पढ़ लेना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को बुक मिली हुई है ना इस सारे सब्जेक्ट की? हाँ मैम। देखिए खोल के। यस मैम। मैम मैम एक बात बताएं, ट्रुथ मैम, बुक के अंदर मैम वो सारी चीजें नहीं है जो उसमें क्वेश्चंस आए ना, वो बुक के हाँ अंदर भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा था, चेक किया था, कुछ हाँ, कंटेंट उसमें बुक के अंदर अवेलेबल ही नहीं है जो हम लोगों को मिला है। ओके, और जो मैं तुम लोग को प्रॉब्लम। कंटेंट दिखा रही हूँ उसमें काफी चीजें कवर हो रही है तुम लोग की? यस हाँ मैम, ये मैम। उसमें सारा कुछ कवर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, पर फिर भी जैसे कुछ जैसे ये, इसके अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, जैसे ईएमआर है, छोटा छोटा है, इसको भी वैसे मैं ऐड कर दूंगी, पर फिर तुम लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा ना इसके बारे में और पढ़ लेना, बिकॉज इसी एरिया में से दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। थोड़ा ये भी एक स्ट्रैटेजिक तरीका होता है पढ़ाई करने का एग्जाम के टाइम पे। चलो आगे बढ़े, 14 पे चले। In order to deliver care to a patient, we must obtain paperwork, consent, assistance, and capacity. कंसेंट होगा। Consent. Obviously, जब आप जिसकी केयर करने जा रहे हो उसकी फैमिली से या उस पेशेंट से खुद से आप उसके सिग्नेचर कराते हो ना, कंसेंट लेते हो ना कि आपका ये प्रोसीजर अब स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, यस। 15th question. Which of these is not principle of patient centered care? Physical comfort, financial support, emotional support, या all of these? Not a principle of patient centered care. जूली बताइए आप। मैम बी। बी है बी, आई थिंक। फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट, वेरी गुड। और जो भी पेशेंट को केयर मिलेगी हॉस्पिटल में, उसमें एक तो फिजिकल कंफर्ट देखते हैं हम, उसका इमोशनल सपोर्ट देखते हैं, इलनेस के ऊपर काम करते हैं, पर क्या हम लोग पैसे भी देते हैं? नो। डॉक्टर राधा ने तो नहीं दी, डॉक्टर राधा। नो। नहीं मैम। वहां पे भी ऐसे बोलते हैं यस मैम। मैम फ्री में चेकअप करा के चले जाते हैं लोग। अच्छा, तो डेंटिस्ट हो ना, हाँ तुम्हारे से तो यार मेरे को भी काम है। हाँ जी मैम। मैम वेयर इज योर हॉस्पिटल, लाइक वेयर इज द क्लिनिक? मैम राइट नाउ आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग एनीवेयर। ओके, मैं मालवीय नगर, मैं मालवीय नगर। अच्छा मतलब, अच्छा उसको लगा कि फ्री में, डोंट वरी आई विल नो नो मैम, पे। ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, जब ज्वाइन करेंगे ना तब तब ले लेंगे हम। डेंटिस्ट तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, सो आई वुड लाइक टू श्योर एक्सप्लोर। मैम श्योर। हाँ मुझे एक बार आना ही है, डेंटिस्ट तो चाहिए अब। यस मैम डेफिनेटली। डेफिनेटली, और वैसे भी ना अब जो है डेंटिस्ट के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज आने लगी, ट्रेंड आ गया है वापस ना। लो, मैम नॉन क्लिनिकल में ही है, क्लिनिकल में कुछ नहीं है। टाइम लगता है, थोड़े से टाइम के बाद अगर एस्टैब्लिश हो जाओगे तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ मतलब मैम लेट्स सी। लेट्स सी। नहीं टाइम तो देखो, प्रैक्टिस में टाइम लगता है, नाम जमाने में भी टाइम लगता है, डॉक्टर्स हर एक फील्ड में है, ये खाली डेंटिस्ट के लिए नहीं है, बट हाँ ठीक है, धीरे धीरे आप एक अच्छे उस पे आ जाते हो। सो इनिशियली तो देखो सभी के लिए स्ट्रगल होता है, और आई थिंक हर फील्ड में है, इन एवरी प्रोफेशन, इट्स नॉट ओनली इन योर प्रोफेशन, इट इज अवेलेबल इन एवरी प्रोफेशन। उसके बाद है बात करें हम लोग, व्हाट डज द
contemporaneous means क्या मतलब है इसका? क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? रिटन इन प्लेन लैंग्वेज, कॉम्प्रहेंसिवली रिटन, रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या नन ऑफ दिस? Ma'am, none of this. वसीम आप बताओ। मैम इसका डी आंसर, नन ऑफ दिस। क्यों? अनुराधा क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही होता है कि हेवाय में लिखना? क्या मतलब है इसका? इट्स CON ना, CONTEMPORANEOUS ना, यही है ना स्पेलिंग इसका? Yes, yes, ma'am. हाँ, तो क्या मतलब होता है इसका? गूगल पे इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें। ये कुछ और मीनिंग है मैम इसका, मतलब चेक करते हैं एग्जैक्ट मीनिंग ना। मेरे हिसाब से तो वो होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। स्पेल करो फंड, ये और स्पेल इज CONTEM PORANEOUS PORANEOUS means okay. Existing or at occurring in the same period of time. अच्छा मैम इन मेडिकल करके टाइप कीजिए, फिर वो आ जाएगा उसका मीनिंग एक्चुअल। occurring or originating during the same time social political events that were contemporaneous with each other. Contemporaneous होता है तो coincident, contemporaneous, simultaneously. So ये ना contemporaneous documents. मैम रिकॉर्ड मेंटेन करना है इसका मतलब। Documentation that supports your current transfer pricing policy. पर हम रिकॉर्ड मेंटेन तो क्या, तो फिर आप कह रहे हो कि नन ऑफ दीज, या तो क्रोनोलॉजिकल या फिर वो कॉम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड मेकिंग होगा ना। बट मैम इसमें तो ये कुछ और ही ऑप्शंस है। क्या What does the contemporaneous means? Written in plain language? No. Written in chronological order या written comprehensively written? या तो B होगा या फिर C होगा। D क्यों बोल रहे हो आप इसमें? क्वेश्चन नंबर 16 पास करते हैं। थोड़ा सा और सर्च करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से सी एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इट मे बी, जो ज्यादा मुझे इसकी वो लग रही है दैट इज बी, कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन। मीन्स पूरा कंसाइज तरीके से हमने क्या ट्रीटमेंट दिया था, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा उसमें लिखा होना, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग। और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो होता है कि मतलब स्टेप वाइज लिखा होना। बी या सी में से आएगा, तो 16 क्वेश्चन भी पास कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दिस, डोंट वरी। ओके ठीक है, आई विल डिस्कस विद सम अदर पर्सन आल्सो सो दैट। अच्छा, व्हिच आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन? कौन कौन सा होता है 17 में? इलेक्टिव और इमरजेंसी। इलेक्टिव और इमरजेंसी। इस वाले में तुम्हें कोई आंसर लग रहा है इसमें? डी। वसीम को डी लगता है। जूली आपको? इलेक्टिव और इमरजेंसी हम ए एंड बी दोनों।
नहीं नहीं, इसका डी नहीं, 16 वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। 16 का तो मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। के मैम बाद हम इसका मैम 16 का मैम हाँ, ऑब्वियसली मेरे को मैम इसका डी ही लग रहा है आंसर। किसका? मैं इसको 16 का, बट एक बार मैं इसको मैं देखूंगा फिर भी। हाँ ठीक है। अच्छा 17 बिल्कुल क्लियर कट आंसर मिल गया हमें। 18 विच एडमिशन टेक्स प्लेस थ्रू इमरजेंसी डिपार्टमेंट। 18 का क्या लगता है आपको? 18 इलेक्टिव, होल्डिंग और ऑब्जर्वेशन एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन और नन ऑफ दिस। इमरजेंसी से हम लोग कौन सा लेते हैं? बी। नन ऑफ दिस, डी आंसर ही हो सकता है मैम, क्योंकि मैम इमरजेंसी, इमरजेंसी से तो इमरजेंसी आएगा ना। इमरजेंसी डिपार्टमेंट से तो हम इमरजेंसी केसेस से तो लेंगे। यस मैम, इमरजेंसी सी केसेस लेते हैं। इलेक्टिव एडमिशन तो हम लोग नहीं लेते इमरजेंसी में। नो मैम, क्योंकि मैम वो एकदम से एडमिशन आया इमरजेंसी, इसलिए ही बनाया गया है कि एकदम हाँ हाँ, दिया जाता है एडमिशन उस तो समय इसका कोई। इसका आई बिलीव डी ही होना चाहिए, है डी ना, आंसर क्योंकि है, डी इलेक्टिव भी आंसर। नहीं होगा, होल्डिंग वाला भी नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता मैम, वो वार्ड में डायरेक्ट आते हैं। हाँ है ना, वो भी नहीं होगा। बी ही है इसका। ओके चलो। 19 dash is a process used to decide what a pair। ये तो पढ़ा भी था हमने शायद। क्या होगा 19 का? कौन से प्रोसेस से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अब पेशेंट को स्मूथ मूव कर लेना चाहिए एक लेवल से दूसरे, एक लेवल ऑफ केयर से दूसरे से? डिस्चार्ज से, एडमिशन से, ट्रीटमेंट या नन ऑफ दीज? मैम ट्रीटमेंट। Treatment process used to decide what a patient needs for a smooth move from one level of care to another। ये डिसीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, कि डिसाइड करें कि चलो अब एक केयर से दूसरे केयर में भेज देते हैं, मतलब। वसीम आपके हिसाब से? मैम इसका आंसर मैम ट्रीटमेंट ही हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर, क्योंकि मैम ट्रीटमेंट के बिहाफ पर ही दूसरी दूसरी जगह भेजा जाता है, बट सी आंसर है मैम इसका। Treatment is not decision from moving a person। हम्म। यहाँ मूविंग की बात कर रहे हैं। According to me, I think A is the option। इसको पाक कर रही हूँ आप लोग के लिए। As per the definition, discharge is a process where we decide कि, क्योंकि डिसाइड कर रहे हैं to move a patient needs for a smooth move from one level of care to another। Yes, ma'am. ये मूवमेंट जो है वो एडमिशन के अंदर नहीं आएगा, मूवमेंट ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आएगा, मूवमेंट डिस्चार्ज में आता है। ठीक है, फिर भी मैं इसको पाक कर रही हूँ, ठीक है। ओके। Okay. Now 20th question, which one is odd one out of the following issued involved in improving quality of patient care? अब कौन सा इनमें से अटपटा लग रहा है? वेटिंग टाइम। हाँ, accessibility of health workers, waiting time, मैम D लग रहा है मुझे। which one is following issues involved in improving quality of patient care? Ancillary service तो हम देते ही हैं, health insurance, waiting time, accessibility of health workers।
हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम, हेल्थ वेटिंग टाइम इंश्योरेंस। नहीं, वेटिंग टाइम तो कम करवा मैम इश्यूज for- मैम ये इश्यूज बोल रहे हैं कि कौन सा इनमें से इश्यूज नहीं है इम्प्रूव करने के लिए। हाँ हाँ, ये कौन से इश्यूज नहीं है जिससे बेटर हेल्थ, बेटर पेशेंट केयर हो सकती है, यानी कि जैसे क्वालिटी, हाँ, इम्प्रूव करने के लिए। करने के लिए कौन से issues पे काम किया जाता है? वेटिंग टाइम पे काम किया जाता है, एंसिलरी सर्विसेज जो एडिशनल हमने बात करी थी ना, कैफेटेरिया और ये सब चीजें, है ना। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं आएगा इसमें, एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ वर्कर्स आएगा, कितने इजीली एक्सेसिबल है आपके लिए अगर आपको ओपीडी पूछना है या किसी आपके नर्स के पास जाना है, पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं आएगा इसमें। पेशेंट केयर, पेशेंट केयर में हेल्थ इंश्योरेंस तो एक अलग ही डोमेन हो गया ना, सी होगा मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन। एग्री और यू नॉट एग्री? मैम यू कंफर्म एंड लेट अस नो। यस मैम, एक बार चेक। ठीक है, इसको एक बार और चेक करते हैं, हम सब चेक करेंगे इसको, है ना, एक बार। ओके 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोल रहे, सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई वैल्यूज टू प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन एंड इन साइंटिफिक रिसर्च इज नोन एज। 21 मॉरल वैल्यूज, मेडिकल एथिक्स। मेडिकल मेडिकल, एथिक्स। ठीक है, बहुत इजी है। चलो, हु राइट्स मेडिकल डॉक्यूमेंट्स? लाइसेंस फिजिशियन, नर्स, लैब टेक्नीशियन या नन ऑफ दीज? मैम ये कौन होगा? कौन सा? नर्स भी लिखती है, लाइसेंस फिजिशियन भी लिखता है, या लेकिन एमआर लिखता है। एमआर जो होता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वही लिखता है मैम। नन ऑफ दिस होगा आई थिंक, नॉट श्योर। who writes medical documents? License physician, nurse, lab technician, none of these. मेरे हिसाब से तो फर्स्ट होना चाहिए। मैम लाइसेंस फिजिशियन, क्योंकि इसके अंदर मैम अगर मैं इन मेडिकल। टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं तो, यस मैम, है ना। यस मैम, एक्चुअली मैं वो फर्स्टली मैम वही लाइसेंस फिजिशियन ही करते हैं। इसके बाद तो मैम ये सब लोग फॉलो अप ही करते हैं ना बाद में, एग्जैक्टली, लाइसेंस फिजिशियन के बाद, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर नर्सेज होती हैं वो डॉक्टर लाइसेंस फिजिशियन को तो फॉलो करते हैं वो लोग, फिर बाद में हम फॉलो अप करते रहते हैं फिर। तो ये आंसर ही है। ऐसे फिर भी मैं एक बार एक दो डॉक्टर से और चेक कर लेती इसका आंसर, ठीक है। बट मतलब अगर मेरे से लोगे तो मुझे इसका आंसर यही लगता है इसका, ठीक है। लैब टेक्नीशियन जो है वो सिर्फ टेस्ट करके देता है, रिपोर्ट्स नहीं बताएगा आपको, मतलब उसके एनालिसिस अगेन फिजिशियंस या डॉक्टर्स ही लिख के देंगे। नर्स भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे फॉलो करेगी, है ना। और लाइसेंस फिजिशियंस ही तो होंगे जो फर्स्ट आपका हेल्थ चेकअप करके एंड देन रिकमेंडेशन देते हैं कि आगे क्या मूव करना है ना। एक्जेक्टली मैम, ठीक है, पर फिर भी हम इसको पार्क करें, मैं इसको भी पार्क करी 22nd क्वेश्चन को। एक बार आज डिस्कशन हो गया ना, तो मैं इसका और सॉल्यूशन में एक बार अनुराधा या मेरे से कोई कांटेक्ट कर लेना, कल या परसों में कर लेना, कल थोड़ा सा मेरे पास काम ज्यादा है, तो हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। सैटरडे, आज थर्सडे ना फ्रेंड, सैटरडे तक मैं आई विल कम बैक ऑन दिस, ठीक है। ओके। ओके, नेक्स्ट 23rd, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ नर्स स्टूडेंट्स एंड स्टाफ इज एन इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ, ये तो हमें जूली बता देगी। जूली, प्रो देखते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट देखते हैं? ऑल ऑफ दिस। प्रो थोड़ी ना देखेगा बाबा, मैम बाकी एडमिन और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी देखता है। तो जब हमारा सिर्फ नर्स का डिपार्टमेंट दिया हुआ है ना यार, क्या कर रहे हो? स्टाफ भी है, एंड स्टाफ। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ एंड इम्पोर्टेंट, ये
अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर जो है रिक्रूटमेंट्स में नहीं आते, वो पॉलिसी मेकिंग वगैरह में आ जाते हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशन वाले काम पे आ जाते हैं, कंप्लायंस में आ जाते हैं। प्रो आपका रिलेशनशिप पे काम करता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट काम करेगा इस पे, क्योंकि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये देखता है ना कि कितना ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ होना चाहिए नर्सिंग का, और कितना सपोर्टिंग स्टाफ होना चाहिए पेशेंट्स केयर में। ठीक है, तो वो इसका आंसर सी होगा 23 का। ओके, ठीक है, 24 प्रो क्या हुआ? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। जूली ये क्लियर है सबको? यस जूली? मैम, हाँ, क्लियर है। easy है। हाँ चलो, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है क्वेश्चन, मतलब थोड़ी सी थैंक गॉड तो थोड़ा सही दिया हुआ। 25th वाला, डैश हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर एवरी एस्पेक्ट हॉस्पिटल, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, या ऑल ऑफ दिस? ऑल मैम। ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटल, हर मैम सी। ऑल। ऑल कैसे? नर्सिंग वाला का, सी नर्सिंग वाले का सी नर्सिंग के अलावा किसी और पे होता है? जूली बताएगी। सुपरिटेंडेंट देखता है सब कुछ। हाँ मैम, हाँ मेडिकल हाँ, सुपरिटेंडेंट। सॉरी सॉरी, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट या सी आंसर है यार। ठीक है, 26 पे आते हैं। Are small, compact and comprehensive guides to various facilities, support services and specialities being offered in hospital. They answer most of the questions that patients may have regarding hospital. Patient information booklet, patient information brochure, none of these, none of these. Wow. C or D, none of these, none of these. क्या है? पेपर बनाने वालों ने बहुत ध्यान से बनाया है। बी होगा आई थिंक मैम। डी एंड सी एक ही है। बुकलेट और ब्रोशर भी तो सेम ही होता है मैम हाँ, ऑलमोस्ट। पर ब्रोशर की बात कर लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो जो ए भी कर देगा, बी होगा मैम, बी। ब्रोशर्स होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, ब्रोशर्स। What are the two important laws pertaining to welfare of patients while they visit or stay in hospital? कौन कौन से होते हैं? ये तो आप लोग को बेटर पता होगा, मुझसे भी ज्यादा अच्छा। मैम बी और सी है क्या? हाँ, दोनों है। लॉ ऑफ टॉट आएगा हाँ, मैम, लॉ ऑफ टॉट भी आएगा। हाँ, लॉ ऑफ टॉट भी आएगा। ओके ओके। पी एंड डी अलग ही हो बी गया। और सी दोनों है इसके। ठीक है, बात 28 बोल रहा है कि एनी मेडिकल रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल इज रिटेन्ड फॉर कितने साल तक रखा जाता है? 5 7 3 to 5 है। 7 years as per definition 7 years 7 होता है। ठीक है, ओके। देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? ये तो बहुत इजी है, बताओ अपने आप फटाफट से। 29, output of service industry is intangible and manufacturing is tangible. फिर आउटपुट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री इज टेंजिबल एंड मैन्युफैक्चरिंग इज, ऑब्वियसली सर्विस की कोई भी जो आउटपुट होगा, कोई भी दे रहे हो तो टेंजिबल तो होगा नहीं। सर्विस जो आप दे रहे हो, क्या उसका कोई फिजिकल फॉर्म होता है? नहीं, तो वो टेंजिबल नहीं होगा, इंटेंजिबल होगा। और मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, कुछ मैन्युफैक्चर या गाड़ी, कार, स्कूटर कुछ भी बना, उसका एक फिजिकल फॉर्म होता है, उसको देख सकते हो, टेंजिबल है। तो यानी कि ए ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। 29, उसके बाद आता है 30th क्या बोलता है भाई? द प्रोसीजर बी प्रोवाइडेड विद द इंटेंट टू डूइंग गुड फॉर द पेशेंट, क्या होगा? बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस। ठीक है ना, बेनेवलेंट वर्ड से आया है ये, जिसको बोलते हैं ना कि आप अच्छे गुड फेथ में लोगों के लिए, है ना। उसके बाद 31, EMR प्रिवेंट्स एरर्स, मेक्स प्रिस्क्रिप्शन इजी, और नन ऑफ सी आंसर, बहुत ए एंड है ना। हाँ, वेरी गुड। 32, which factor does not affect patient satisfaction? Appropriateness of care, efficacy of care, timelines of care, number of employees in hospital. कौन से फैक्टर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता पेशेंट्स के साथ? डी मैम, डी। भाई हॉस्पिटल में कितने एम्प्लॉयज हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा उसको? तुम भीड़ लगा लो या तुम बहुत कम रखो, फर्क नहीं है। 33, dash is a chronological written account of a patient's examination and treatment. It is clear, concise and accurate history of patient life and illness.
33 में क्या डालोगे? रिकॉर्ड होगा मैम, मेडिकल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होगा, है ना, उसमें उसका क्या उसको मिला, क्या हिस्ट्री थी, सारी चीजें। 34 व्हाट इज इनिशियल स्टेप ऑफ एडमिशन इन अ हॉस्पिटल? सबसे पहले क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड। मैम पेमेंट, ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता क्या? रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही तो अपॉइंटमेंट, पहले आके अगर हम एडमिशन की बात करते हैं तो पहले रजिस्टर करना होगा ना कि आप एडमिट करने जा रहे हो, फिर उसके बाद आपका उस सो एंड सो। वैसे देखो अगर हम एडमिशन में अपॉइंटमेंट नहीं लेते। हाँ करेक्ट, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन ही होगा। एडमिशन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, हाँ हम admission की बात नहीं कर रहे हैं, हम एडमिशन की बात कर रहे हैं। और मैम इसकी जगह मैम कंसल्टेशन होता है तो उसमें अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो हाँ, मैम तो डॉक्टर्स कंसल्टेशन, कंसल्टेशन में अपॉइंटमेंट लेते हैं। एडमिशन। क्वेश्चन में एडमिशन है ना अनुराधा? ओके। देन पीसीसी स्टैंड्स फॉर पेशेंट सेंटर केयर, यस, ये आंसर। ये ठीक है, चलो पेशेंट सेंटर के ये भी क्लियर कट आंसर है हम लोग के। दो चार क्वेश्चन यानी कि एक 19, 16, 22, 16 क्वेश्चन ये हो गए, और 18, एक हमने फर्स्ट क्वेश्चन 6, फोर्थ क्वेश्चन पार्क किया था 7, और एक 16 क्वेश्चन पार्क किया था 8 पार्क है मेरे पास, ठीक है, ओके मैम। आउट ऑफ 35। मैं इनका आंसर एक बार स्टडी करके फिर आपको बताती हूँ अच्छे से। ऐसे मेरे जो आंसर्स मैंने लिए देखे हैं मेरे को नहीं है, बट स्टिल जस्ट फॉर द क्लियरिंग एस्पेक्ट मैं एक और अच्छी डॉक्टर से भी इसको फाइनल करके फिर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। सो आई थिंक नाउ वी आर गुड टू क्लोज दिस सब्जेक्ट। निकाल लेंगे एग्जाम में? यस मैम। यस मैम। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पता गया मैम। इस वाले पेपर में? ऑल इज वेल, ऑल इज ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, मैं एक काम और करूंगी, थोड़े से कुछ और छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में एक दो और इसमें नोट्स में डाल दूंगी। सो मोस्ट प्रोबेबली कल एंड ऑफ द डे में आपको दे देती हूँ मैं फाइल, है ना, चलेगा? I'll circulate the notes, मतलब I'll send it to Seema by tomorrow and she'll circulate to you people by tomorrow. Okay? ओके। ओके ठीक है, मैम। फिर अलविदा है Okay. मेरी तरफ से फिर, and all the best guys for your exams, for your further endeavors. Okay, guys, anything you want to say? Okay मैम, थैंक यू मैम। Julie, ओके मैम, थैंक यू सो मच। thank you. चलो फिर मिलते हैं फिर कभी कभी हुआ कांटेक्ट तो, ठीक है? ओके चलो, ओके मैम, be in touch. Okay? श्योर मैम। All right. Okay. Bye bye. बाय मैम, बाय बाय। Oh.